हेलो फ्रेंड्स इन अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टेयर्स। आज इस वीडियो में करेंगे हम कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इसमें करेंगे हम कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने किया था, एक सिस्टम लिया था, जैसे सोलर सिस्टम लिया था और प्लैनेट्स को हमने पार्टिकल्स माना था। जैसे ये हमारा सोलर सिस्टम था, इसमें जो प्लैनेट्स हैं इनको हमने पार्टिकल्स मान लिया था। ये लेंगे हम, ये हमने ith पार्टिकल माना था, ये jth पार्टिकल माना था, और एक पार्टिकल ये, इसको हम R मान लेंगे, कैपिटल R। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या बताएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, न्यूटन सेकेंड लॉ होता है। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, फिजिकल टू dp/dt। लेकिन हम सिस्टम के लिए, वुल सिस्टम के लिए बता रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या रहेगी, द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या रहेगी हमारी, एक्सटर्नल फोर्स Fe इज इक्वल टू md²r/dt²। ये हमारी क्या रहेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन रहेगी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे हम। ठीक है, और ये जो हमारा Fe है, ये क्या है, ये हमारा टोटल एक्सटर्नल फोर्स है। टोटल एक्सटर्नल फोर्स का मतलब वेक्टर सम ऑफ दी ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेज, मीन्स इस सिस्टम पे बाहर से जितना भी फोर्स लग रहा है उन सभी का क्या है, सम है। जैसे कि यहाँ पे कोई अलग सिस्टम है, यहाँ पे अलग सिस्टम है, ये सिस्टम इस सिस्टम पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस सिस्टम पे फोर्स लगाएगा, ऐसे अलग अलग सिस्टम है इसके अराउंड, तो वो क्या करेंगे, इस सिस्टम पे फोर्स लगाएंगे। तो ये फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, वेक्टर सम होगा ऑल दी फोर्सेज का। Fe इज दी वेक्टर सम ऑफ ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेज। ठीक है, यहाँ पे m क्या रहेगा हमारा, m इज दी मास ऑफ दी वोल सिस्टम, m जो है हमारा मास रहेगा पूरे सिस्टम का। ठीक है, और जी जो ये r है, r वेक्टर, ये क्या होगा हमारा, r वेक्टर जो है वो क्या क्वांटिटी थी, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में देखा था। r को हमने लिखा था I, समेशन दे रखा था MI/RI अपॉन समेशन ऑफ MI, ये था हमारे पास। इसको, ये क्या था हमारा, एवरेज था, किसका, वेटेड एवरेज था पोजीशन का। इसको हमने लिखा था M1/R1 प्लस M2/R2 प्लस, ये सीरीज चलती रहेगी MN/Rn तक, मीन्स इन्फिनिटी तक, और नीचे क्या रहेगा M1 प्लस M2, ये भी सीरीज ऐसे ही चलती जाएगी इन्फिनिटी तक Mn। ठीक है, ये हमारा क्या है, वेटेड एवरेज है पोजीशन का। ठीक है, जिसको हमने ये बना दिया था, और इसको हमने क्या मान लिया था, R, जो ये हमारा MI था नीचे, इसको हमने मान लिया था MI/RI अपॉन कैपिटल M। इसको हमने कैपिटल M मान लिया था। R, इसका मतलब क्या है, R जो है हमारा क्या है, पोजीशन है किसकी, सेंटर ऑफ मास की। R इज दी पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का क्या मतलब है, सेंटर ऑफ मास का मतलब है जैसे कि इस सिस्टम पे फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, और इसके अराउंड जितने भी सिस्टम हैं वो अपना फोर्स लगा रहे हैं इस सिस्टम पे। तो सेंटर ऑफ मास का मतलब है कि जो हमारा टोटल सम होगा, मीन्स जो हम टोटल फोर्स एक्सर्ट करेंगे जिस पार्टिकल पे, उसको क्या मानेंगे हम, सेंटर ऑफ मास मानेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल से लेते हैं, जैसे कि हमारा जो
कुछ भी देश का कारोबार वगैरह जो भी होता है वो विदेश के साथ होता है, तो वो जो कौन संभालता है, हम उसमें क्या है पार्टिकल्स है। लेकिन जो फॉरेन मिनिस्ट्री होगा, फॉरेन मिनिस्ट्री जो होगा वो क्या है उसके लिए सेंटर ऑफ मास, मीन्स हमने उसको क्या कर रखा है, चुन रखा है। जो भी वो डिसीजन लेगा उससे हम क्या है सहमत हैं। तो इसका मतलब यही है कि सेंटर ऑफ मास क्या है, टोटल फोर्स को अपने ऊपर एग्जर्ट करेगा। ठीक है कि इसके बाद क्या है जिसको हम क्या बोल देंगे, मीन सॉरी, इसको इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, एफ ई इज इक्वल टू एम डी बाई डी टी और डी आर बाई डी टी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टू टाइम डेरिवेशन है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इससे हमारा क्या होगा, एफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा एम डी बाई डी टी और आर हमारा क्या है पोजीशन वेक्टर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर, सेंटर की वेलोसिटी बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास की वी सॉरी मीन्स इसको हम क्या बोल सकते हैं इस कंप्लीट को, ये हमारा क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वेलोसिटी, और ये रेट ऑफ चेंज, ये जो डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है ये किसकी है सेंटर ऑफ मास की, तो इसको हम किसकी वेलोसिटी बोलेंगे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बोल देंगे। तो यहाँ पे वी सी एम जो है इज दी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, किसकी वेलोसिटी है ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। इसके बाद हम क्या है कंजम्पशन से लेंगे यहाँ पे कि मास जो है वोल सिस्टम क्या है कांस्टेंट, एज वी अज्यूम दैट, इसको लिख देंगे हम एज वी अज्यूम्ड द मास ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। जिस पूरे सिस्टम का मास हमने क्या बता दिया कांस्टेंट बता दिया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन सेकंड को, इस वाली इक्वेशन को, ये हमारी इक्वेशन सेकंड आ गई, इक्वेशन सेकंड। इसको इस सेकंड इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मास कांस्टेंट है तो हम उसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख देंगे d बाई डी टी और एम वी सी एम, ये हमारा क्या हो जाएगा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, तो यहाँ पे हमारा p हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ई इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ठीक है, यहाँ पे जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या है सेंटर ऑफ मास के लिए है, या फिर बोल सकते हैं हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। p जो है वो किसके लिए है, p जो लीनियर मोमेंटम है इज द लीनियर मोमेंटम, उसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ऑफ द सेंटर ऑफ मास, या फिर हम बोल सकते हैं और द सिस्टम, क्या बोल सकते हैं सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है या फिर किसका लीनियर मोमेंटम है सेंटर ऑफ मास का, किसका है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम इसको, हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, दो इनिशियल कंडीशन चाहिए। वो क्या होगी हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो सकती है और इनिशियल पोजीशन हो सकती है। इसका क्या मतलब है, इफ़ मीन्स जो हमारा सिस्टम है उस पे क्या है, सिस्टम पे जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स वो क्या है हमारा जीरो है, या फिर बोल सकते हैं हम एक्सटर्नल फोर्स का वेक्टर सम क्या है जीरो है। इसको हम लिख देंगे इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग on the system of particle on the system of particles, या फिर बोल सकते हैं और the vector sum of all the external force
एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। एक्सटर्नल फोर्स, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उस सिस्टम पे कोई भी सिस्टम क्या है एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा, इसका मतलब ये नहीं है। फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन वो फोर्सेज क्या है, किसको ओबे कर रहे हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे कर रहे हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है हमारा, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन और रिएक्शन क्या है, इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे। अगर इक्वल है मीन्स यहाँ पे क्या है, ऑफ 1 2 जो है किसके इक्वल है, माइनस ऑफ ऑफ 2 के इक्वल है, ऑफ 2 1 के इक्वल है। तो ये क्या बोल सकते हैं हम, ऑफ 1 2 जो है माइनस ऑफ 1 2 के इक्वल हो सकता है। तो इसका वेक्टर सम करेंगे F12 माइनस F12 तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है, कैंसिल आउट होके जीरो हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम पे फोर्स ही नहीं लग रहा, फोर्स तो लग रहा है लेकिन वो क्या हो रहा है, दूसरे सिस्टम से कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि एक्सटर्नल फोर्स हमारा क्या है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है हमारा जीरो। अगर हमने ये मान लिया तो हमारा dp/dt क्या होगा, dp/dt क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वो किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल। इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, इक्वेशन थर्ड में क्या कर देंगे हम, एफ की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ एफ ई इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दी किसकी वैल्यू, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया हमारा जीरो, तो वो किसके इक्वल आ गया, dp/dt मीन्स लीनियर मोमेंटम के। अगर उसका लीनियर मोमेंटम का डिफ्रेंशिएशन किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि लीनियर मोमेंटम हमारा क्या है, कांस्टेंट है। दैट मीन्स p इज कांस्टेंट। और हम कह सकते हैं कंजर्व्ड। शो द वेलोसिटी of the center of mass will not change। इसका क्या मतलब है हमारा कि वेलोसिटी है जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल की वो क्या है, चेंज नहीं हो रही, वो चेंज सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो क्या है, चेंज नहीं हो रही। तो आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है।